हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब से। फ्रेजल वर्ब जो कि आप जानते ही हैं, सारे एग्जाम्स स्पेसिफिकली एसएससी का कोई भी एग्जाम है या फिर बैंक का एग्जाम है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो द फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारी हैं, नंबर में अगर एस्टिमेटेड देखें तो 3000 अबव फ्रेजल वर्ब्स हैं इंग्लिश में। सो उनको अल्फाबेटिकली कवर करेंगे। इस वीडियो में हम ए से शुरुआत तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहले देखते हैं, पहली जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है अबाइड बाय। सो अबाइड बाय का अर्थ ज्यादातर हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पर हम किसी रूल्स या रेगुलेशन या कोई डिसीजन को फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं या उसे एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो जहां पे भी रूल्स और रेगुलेशन को आपको फॉलो करने की बात आएगी, आप वहां पर अबाइड बाय कह सकते हैं। So whenever you are appearing in any exam, you have to abide by the examinations rule. ये एक एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे कि वी हैव टू अबाइड बाय व्हाट द कोर्ट सेज। मतलब जो भी कोर्ट ने कहा है वो हमें मानना ही होगा। तो जब यहाँ पे मानना किसी रूल्स और रेगुलेशन के बारे में आता है, तो हम वहां पर कौन सी वर्ब, फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं, अबाइड बाय। देन दूसरी फ्रेजल वर्ब है हमारी अकाउंट फॉर। सो अकाउंट फॉर बेसिकली हम मानते हैं जैसे कि ये अब आपके खाते में, यानी कि अब आपको इसके बारे में बताना है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस वजह से इसका जो मीनिंग है, जो इसका मीनिंग निकल कर आता है वो होता है टू एक्सप्लेन। सो आप जिस भी चीज के लिए जिम्मेदार हैं, तो अगर आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है उस चीज के बारे में बताने के लिए, तो वहां पर हम अकाउंट फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि they had to account for all the money they had gone missing, राइट। तो जैसे इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में भी लिखा है कि जिन लोगों ने पैसे का इस्तेमाल किया, जिन्होंने पैसे को गुमा दिया, दे आर अकाउंटेबल, दे आर हैविंग दे हैड टू अकाउंट फॉर ऑल द मनी। उनको एक्सप्लेन करना होगा वेयर डिड दे स्पेंड द मनी। सो जहां पर भी आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, जहां पर आप अकाउंटेबल है, वहां पर अकाउंट फॉर यूज कर सकते हैं। दूसरा तीसरे नंबर पे हमारा फ्रेजल वर्ब है एक्ट फॉर, राइट। सो एक्ट का अर्थ हम हिंदी में जैसे समझ सकते हैं, दर्द से होता है। जब आप बहुत परेशान हैं, पीड़ा में हैं, तो उसको हम एक्ट कहते हैं। और एक्ट फॉर यानी कि किसी के लिए आप क्या है, परेशान महसूस कर रहे हैं। तो जब हम परेशान महसूस करें, यानी कि हमें वो चीज चाहिए, है ना। तो जब भी हमें कोई चीज चाहिए और हम किसी को कुछ कुछ हमको चाहिए, वो भी उसकी इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। नॉर्मल इंटेंसिटी में हम एक्ट फॉर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल इंटेंसिटी में अब हम क्या यूज कर सकते हैं, आई वॉन्ट इट। बट अगर हमारी इंटेंसिटी किसी चीज को जो हमें चाहिए वो ज्यादा है, तो हमें क्या यूज करना होगा, एक्ट फॉर करेंगे हम। सो इसको हम कैसे कह सकते हैं, that I have been aching for success for so long। मतलब मेरे को चाहिए, सक्सेस चाहिए, या फिर आई हैव बीन एकिंग फॉर गेटिंग एम्प्लॉयड। सो वो भी एक आपका, आप कह सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत इंटेंसली यू वांट समथिंग और यू वांट समवन, सो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है एक्ट ऑन। ठीक है, बहुत आसान है ये तो समझने में। एक्ट ऑन किसी काम को करना, टू टेक एक्शंस, कोई काम करना, कुछ बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन इज बीइंग रिसीव्ड। यानी कि आप कब इसका प्रयोग कर सकते हैं, दो तरीके से इसका एक्चुअली प्रयोग किया जा सकता है। पहला तो तब जब किसी को कोई इंफॉर्मेशन मिली है और उसके बिहाफ पे कोई क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कोई एक्शंस ले रहा है। तो मोस्टली हम इसको एक बहुत बड़े से एग्जाम्पल है पुलिस का, वो यूज करके समझ भी सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके साथ में रिलेट भी कर पाएंगे अगर आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं। तो जो इसका एग्जाम्पल है, लेट्स से हम पुलिस के लिए कर सकते हैं। सो द पुलिस इज एक्टिंग, और मे बी पुलिस वॉज एक्टिंग ऑन अ टिप। कहाँ पे काम कर रही है वो, इंफॉर्मेशन मिली है, टिप। टिप का मतलब होता है, पुलिस वाली लैंग्वेज जो होती है उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिली है किसी चीज के बारे में, किसी गिरोह के बारे में, किसी चोरी के बारे में। सो उस संदर्भ में या उस कंटेक्स्ट में वी कैन यूज दैट दी पुलिस वर
एक्टिंग ऑन। सो पुलिस वर क्यों आ रहा है यहाँ पे, वॉज क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज पुलिस क्या होता है, प्लूरल है, सिंगुलर फॉर्म नहीं है, इसीलिए पुलिस के साथ में हमेशा हमको क्या यूज करने की जरूरत होती है, वर, क्योंकि पुलिस अपने आप में, पुलिस इज नॉट अ सिंगल पर्सन, पुलिस इट सेल्फ इज अ पुलिस फोर्स, सो वो वहां पे प्लूरल मतलब वर्ड है, इसीलिए वर यूज किया जा रहा है। तो द पुलिस वर एक्टिंग ऑन अ ट्रिप, राइट। तो किसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर जब हम क्या करते हैं, कोई एक्शंस लेते हैं, तब वी कैन यूज दैट एक्ट ऑन, राइट। देन एक्ट ऑन एक और इसके अर्थ में आता है अफेक्ट, यानी कि वो कहाँ पर किसी चीज को अफेक्ट कर रहा है। लेट्स से दिस मेडिसिन की बात करते हैं, क्योंकि जैसे हम मानते हैं कि एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे हम समझते हैं कि जो मेडिसिन है, सर दर्द की लोगे तो सर में दर्द ठीक होगा, किसी और चीज के लिए आप मेडिसिन लोगे, फीवर की लोगे तो फीवर ठीक करेगी, तो वो कह सकते हैं दैट मेडिसिन इज बेसिकली एक्टिंग ऑन द इन्फेक्टेड एरिया, ऑलराइट। सो वो क्या कर रही है, वो भी यहाँ पे भी क्या है, उसका अर्थ बेसिकली एक्शन लेना ही है, एक्शन की वजह से ही इफेक्ट पड़ रहा है। सो उसको हम दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं, दैट द मेडिसिन ओनली एक्ट्स ऑन infected tissues, all right, so this is how we can also use act on. Then act out, see यहाँ पे पहले हम act on कर रहे थे, है ना, यानी कि एक्शन से somehow related था, अभी है act out, act out अब on और out बदल गया है। so इसको देख लेते हैं। सी यहाँ पे क्या है, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं फ्रेजल वर्ब का, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक होती है वर्ब और दूसरा होता है प्रपोजिशन, मोस्ट प्रोबेबली प्रपोजिशन होती है या कोई फ्रेज है, ऐसा कुछ उसके साथ में एडेड रहता है, तो इस वजह से वो सिंपल वर्ब नहीं होती है, वर्ब प्लस समथिंग है, और इसीलिए वो फ्रेजल वर्ब है। तो इसका जो मीनिंग है अगर अलग अलग करके देखेंगे तो अलग अलग निकलेगा, लेकिन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग को हमको कलेक्टिवली देखने की जरूरत है। चलिए देख लेते हैं एक्ट आउट। सो इसमें एक्ट आउट करना, किसी चीज को परफॉर्म करना, ठीक है, एक्ट आउट परफॉर्म, इसे एक्टिंग से समझ सकते हो, भाई एक्टिंग करनी है, एक्टिंग या फिर एक्ट आउट करना है। सो इट्स लाइक परफॉर्मिंग समथिंग विद एक्शंस एंड जेस्चर्स, तभी मैंने क्या बोला, एक्टिंग। आप इसको जस्ट रिलेट करने के लिए समझ सकते हैं, इट्स नॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑल दो, बट लेकिन फिर भी हम इसको एक्ट आउट करना, किसी चीज को परफॉर्मेंस देना, राइट। ये ज्यादा, लेकिन कंटेक्स्ट इसका वही है जो अभी मैंने बताया, कंटेक्स्ट इसका एक्टिंग से ही रिलेटेड है। सो अगर हम किसी चीज को इनेक्ट करना चाहते हैं ऑन द स्टेज, इनेक्शन का, इनेक्ट करने का अर्थ होता है, लेट्स से कोई नाटक है उसको स्टेज पे करना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनेक्ट करना, राइट। और उसको अगर एक्ट आउट के कंटेक्स्ट में यूज करेंगे तो क्या आएगा, दे एक्टेड आउट द स्टोरी ऑन द स्टेज, ऑलराइट। सो एक्टेड आउट मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने परफॉर्मेंस दी, क्या स्टोरी को उन्होंने एक्ट आउट किया, वहां पे परफॉर्मेंस दी। सी अभी आपको यहाँ पे एक्ट आउट है, बट यहाँ पे एक्टेड आउट यूज किया है। सो अब हम उसको किस कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, पास्ट के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं। सो वेन एवर द सेंटेंस इज इन पास्ट फॉर्म, वी हैव टू गो फॉर द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज वेल। अब यहाँ पे आउट के साथ में कोई भी ed नहीं आ सकता, क्योंकि आउट इज नॉट अ वर्ब, और वी ऑल नो दैट द ओनली वर्ब इज गोइंग टू चेंज, नथिंग एल्स, राइट। सो वर्ब ही है जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में चलती हैं, और उनका जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, दैट टू चेंज विद दी पास्ट प्रेजेंट और द फ्यूचर। बट वी नीड टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन एज वेल, कि हम एक्ट आउट है तो सब जगह एक्ट आउट नहीं लगा सकते, उसको सेंटेंस में वो किस कंटेक्स्ट में है, किस फॉर्म में है, उसी अकॉर्डिंग हमको क्या करना होगा, वर्ब को यूज करना होगा। ओके, नेक्स्ट एक्ट आउट। तो दूसरे जो एक्ट आउट का या दूसरे कंटेक्स्ट में जो एक्ट आउट हम यूज करते हैं वो क्या होता है, एक्सप्रेस एन इमोशन इन योर बिहेवियर। सो यहाँ पे भी कुछ तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। सी यहाँ पे परफॉर्म करना है, यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है, तो चीजें किस कंटेक्स्ट में जा रही है, अपने मतलब मैनिफेस्टेशन की तरफ जा रही है। मैनिफेस्टेशन का अर्थ होता है अपनी चीजों को हम बाहरी तौर पर दिखा पा रहे हैं। सो एक्सप्रेस करना, परफॉर्म करना, दोनों ही मैनिफेस्टेशन में आता है। सो इसके जो दूसरा एक्ट आउट है, देन हम कब यूज करते हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, वी वांट टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस थ्रू आवर बिहेवियर। तो बिहेवियरल कंटेक्स्ट में जब हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसमें भी हम एक्ट आउट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि their anger is acted out in their antisocial behavior,
ऑलराइट। सो क्या हो रहा है कि उसने क्या किया, एक्टेड आउट का अर्थ अभी अभी हमने देखा कि क्या है, एक्सप्रेस करना। तो दैट पर्सन और दोज पर्सन वो क्या कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली एक्टेड आउट, और वो अपने उसको एंगर को एक्सप्रेस कर रहे हैं किसकी वजह से, एंटी सोशल बिहेवियर। सो एंटी सोशल बिहेवियर क्या होता है, सी ये दो वर्ड से मिलकर बना है यहाँ पे, एंटी एंड प्लस सोशल। तो सोशल भी ऑल नो सामाजिक बिहेवियर है, बढ़िया व्यवहार जब कहते हैं, सामंजस्य का व्यवहार है, कोऑर्डिनेशन है, कंपैशन है, कंसिस्टेंसी है हमारे व्यवहार में, तो वो दैट इज कॉल्ड एज सोशल बिहेवियर। या फिर हम ये कह सकते हैं जो सामाजिक नियम कानून के साथ में चल रहा है वो क्या है, सोशल बिहेवियर है। एंटी उसके बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि बिल्कुल विपरीत है। चलिए, अब एक्ट के साथ ही जुड़ा हुआ अगला है वो क्या है, एक्ट अप, यानी कि एक्ट अप का जो शाब्दिक अर्थ है, जो मीनिंग है वो क्या है, बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली। तो जब हम क्या कर रहे हैं, सी एक्ट है तो कहीं ना कहीं वो एक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक्ट है तो जुड़ा होगा आपके डेफिनेटली एक्शंस के साथ में। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन, आउट और अप की वजह से क्या हो गया, उसमें बदलाव आ गया है। तो यहाँ पे एक्ट अप का अर्थ क्या है, बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली, यानी कि बहुत डिफरेंट सा बर्ताव करना, बहुत विचित्र सा बर्ताव करना, या फिर गलत तरीके का बर्ताव करना। लेट्स से that my computer is acting up, I think I might have a virus। सी, तो यहाँ पे इन्होंने बात की है विचित्र से व्यवहार से, इन्होंने इसको कोरिलेट किया है एग्जाम्पल को। तो आप मुझे लगता है हम सारे लोग आजकल बड़े वाकिफ हैं कंप्यूटर से, समझ सकते हैं अगर वायरस आ जाता है तो किस तरीके से जो हमारा लैपटॉप है, पीसी है या अन्य कोई गैजेट है, कैसे व्यवहार करना शुरू कर देता है। विचित्र सा है ना, कभी चीजें ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है अपने आप ही, बहुत सारी उसमें प्रक्रियाएं हैं जो बिना कमांड के चल रही होती हैं। सो हम उस संदर्भ में क्या कर सकते हैं, एक्टिंग अप, राइट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, माई फ्रेंड वॉज एक्टिंग अप, आई थिंक देयर माइट बी सम इश्यूज विद हर और विद हिम, राइट। मतलब कोई बहुत अजीब सा व्यवहार कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, तो उसको हम यूज कर सकते हैं एक्ट अप में। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट और भी हमारे पास ए से जुड़े हुए क्या है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, जो है एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन। ऑलराइट। सो यहाँ पे भी सी, अरे आप देखिए एक्ट को वहीं पे हम रखेंगे, एक्ट का अर्थ क्या है, या तो कुछ एक्सप्रेशन है या एक्शंस है, लेकिन यहाँ पे अपॉन की वजह से क्या है, डिफरेंसेस आ रहे हैं। सो एक्ट अपॉन की जब बात करेंगे तो टू टेक एक्शंस बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन बीइंग रिसीव्ड, राइट। सो एक्ट ऑन एंड एक्ट अपॉन ऑलमोस्ट सेम है, हम डिफरेंटली उसको यूज कर सकते हैं। इट्स ऑल आर विश ओनली दैट हाउ वी आर यूजिंग इट, राइट। सो टू टेक एक्शंस बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन बीइंग रिसीव्ड टू अस, तो किसी ने कोई इंफॉर्मेशन दी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। अपॉन, अपॉन का अर्थ अगर आप वैसे भी निकाल कर देखें तो क्या होता है, अपॉन उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी सेम ही रहेगा जो एक्ट ऑन जैसा सा था, द पुलिस वर एक्टिंग अपॉन अ टिप ऑफ, राइट। So this is how we also can use the same thing. Now act upon, इसका भी act on जैसा ही है, affect है। So यहाँ पे भी हम कह सकते हैं the enzymes were acting upon these certain proteins। So यहाँ पे भी हम act on और act upon को somehow interchangeably use कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेंगे add on की। ठीक है, एड ऑन, आप लोगों ने अगर मतलब कहीं फूड डिलीवरीज की बात सुनी होगी तो वहां पे बहुत होता है आजकल के, इसके साथ में ये एड ऑन मिल जाएगा, यानी कि एक कुछ और उसके साथ में ऐड होकर मिलेगा आपको, ये एड ऑन है ना। एक आपने ऑर्डर दिया है, ये उसके ऊपर एड ऑन है, यानी क्या है, वो कैलकुलेशन में एडेड है, इंक्लूड इन अ कैलकुलेशन। तो एड ऑन का अर्थ क्या होता है, इंक्लूड इन अ कैलकुलेशन। सो अगर हम इसको कहीं यूज करना चाहें तो मोस्ट प्रोबेबली कहाँ कर सकते हैं, लेट्स से एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यू हैव टू ऐड द वेट ऑन टू द प्राइस दे गिव, यानी कि आपको क्या करना है, मतलब आपको जो वेट है, वेट आप जो टैक्स होता है कहीं प्राइसेस पे हम उसको ऐड करते हैं जब भी वी आर पेइंग इट, ऑलराइट। तो उसमें क्या करना, वो यू हैव टू ऐड ऑन, और आपको उसमें क्या करना है, कैलकुलेशन में वो वेट क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से ऐड ऑन इज क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर द ऐड अप,
राइट। सो एड यहाँ पे मुझे लगता है हमको सब पता है, एडिशन से जो उसका फॉर्म होता है एड, एड मतलब जोड़ना, है ना। सो अभी इसको हम एडिशन से ही समझने की कोशिश करेंगे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी रिलेटेड टू द एडिशन और एडिंग अप समथिंग। सो एड अप करना टू मेक अ मैथमेटिकल टोटल। लाइक आपने क्या किया, आपने बड़ा सारा सामान जाके ग्रोसरी शॉप से खरीदा, एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ, यू आर एडिंग अप द बिल और यू आर एडिंग अप द total of the amount that you have just bought, the things that you have just bought of the amounts, right? So आप उसको वहां पे एडअप कर सकते हैं। तो एडअप मतलब एक के बाद एक चीज को जोड़ते जाना, और स्पेसिफिकली हम इसको कहाँ यूज करते हैं, मैथमेटिकल टोटल में यूज करते हैं। देन एडअप अगेन हम कहाँ और यूज कर सकते हैं, टू बी अ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, राइट। तो अगर हम किसी चीज का एक बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, तभी भी हम क्या यूज कर सकते हैं, एडअप यूज कर सकते हैं। लेट्स जस्ट see what the example is being given over here. So she explained why work wasn't ready but her story doesn't add up. इसका अर्थ, इस वाली जो सेंटेंस का अर्थ है वो क्या है कि although she tried कि एक्सप्लेन करे कि वाई हर वर्क वॉज नॉट रेडी, वाई शी वॉज नॉट रेडी विद द वर्क, पर क्या हुआ, उसने द स्टोरी दैट शी हैड जस्ट नरेटेड, होता है ना कहानियां बना लेते हैं, हमारा काम नहीं होता तो हमने बता दिया यार मेरा काम नहीं हुआ है, इस रीजन की वजह से नहीं हुआ है। तो उस कंटेक्स्ट में इसमें बोला गया कि जो स्टोरी है, जो कहानी बनाई है, दैट डजंट एड अप, यानी कि उसने सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि आपने काम क्यों नहीं किया। ठीक है। अब नाउ दी अगेन एग्जाम्पल, जो फ्रेजल वर्ब है वो जुड़ी हुई है एड अप से ही, बट एक और चीज उसमें ऐड हो गई है, वो क्या है, एड अप टू। ठीक है, एड अप टू हैव अ सर्टेन रिजल्ट, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, you will be using this add up to whenever you have certain result। certain का अर्थ क्या होता है, जो कि सर्टेनिटी के साथ में हम बोल सकते हैं, यानी कि जो पक्का पक्का टाइप की चीजें हैं, जो पक्की है रिजल्ट उनको जो हो सकती है ना, ऐसी चीजों को हम सर्टेन कहते हैं, जो सर्टेनली हम बोलते हैं ऐसा कुछ होने ही वाला है। जैसे ट्रेन डिलेज आर गेटिंग वर्स एंड विद दी हाई फेयर्स इट ऑल एडअप्स टू द मिजरी ऑफ द कम्यूटर्स, राइट। तो अब इसमें आप ये देखिए, ये क्या बात कर रहे हैं कि जो ट्रेन के एक तो टिले बढ़ रहे हैं, है ना, वो और भी वर्स्ट सिचुएशन होती जा रही है, और विद द हाई फेयर्स, यानी कि और ज्यादा जो किराया बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, और भी मिजरीज जो है वो सर्टेनली हमारी बढ़ती जा रही है। कम्यूटर्स कौन होते हैं, देखिए हम साथ साथ में मीनिंग भी देखते चलेंगे, जिससे कि हमें एग्जाम्पल समझने में और भी आसानी हो। कम्यूटर्स कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं, दोज आर बीइंग कॉल्ड एज कम्यूटर्स। पैसेंजर्स आर बीइंग कॉल्ड एज कम्यूटर्स। तो पैसेंजर की थोड़ा सा रिफाइंड वर्ड हो जाता है कम्यूटर, तो उसको हम कैसे, इट एड्स अप टू समथिंग, है ना। यानी कि अब आप कह रहे हो कि एक तो ट्रेन डिले है, वो परेशानी हो रही है, ऊपर से किराया बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, मिजरीज यानी कि परेशानियां किसकी बढ़ रही हैं, कम्यूटर्स की बढ़ रही हैं, यानी कि पैसेंजर्स की बढ़ रही हैं, जो कि रोजाना आते जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर अपने किसी भी काम के संदर्भ में। नाउ अगेन एड अप टू, इसका जो एक और मीनिंग है वो क्या है, कम टू अ सर्टेन अमाउंट और फिगर। सो इस कम टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फिगर, यानी कि इट हैज बीन एडेड अप टू रीच टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फिगर। सो आप अगर यहाँ पे देखेंगे अप टू, सो अब तक ठीक था, अब तक हमने सर्टेनिटी की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अब के साथ में टू भी ऐड हो गया, तो वहां पे हमें सर्टेनिटी की बात करनी है। आई गेस हम सर्टेन का लिटरल मीनिंग सब लोग भाव जो उसका समझते हैं कि ये चीज होने वाली है, सर्टेनिटी है, उसमें हम रिलाई कर सकते हैं उसको। सो सर्टेनिटी की बात आ जाती है दोनों ही चीजों में, एड अप टू में, राइट। सो द कम टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ फिगर, है ना, किसी एक चीज पे हम फिगर पे पहुंच पा रहे हैं। लेट्स से द टोटल कॉस्ट एड अप टू द सेवरल मिलियन यूरोज। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे द टोटल कॉस्ट जितनी, जैसे अगर बात करें, मैंने इतनी सारी जो है टोटल कॉस्ट मैंने एड ऑन किया उसको, और वो क्या करे, एड अप टू, कहाँ तक जा रही है, फिगर की बात करें यहाँ पे, फिगर यानी कि कोई एक नंबर है ना, फिगर्स कहते हैं जब एक स्पेसिफिक सर्टेन नंबर होता है तो वी कॉल इट अ फिगर, थोड़ी रिफाइंड लैंग्वेज में। So the total cost adds up to several million euros। तो यहाँ पे several million euros या फिर several million rupees, whatever we can call it, all about the
करेंसी दैट इज बीइंग डिनोटेड ओवर हियर. सो हम कोई भी करेंसी यूज कर सकते हैं, दैट डजंट एक्चुअली मैटर whenever we are explaining certain things. So it's all we all need to understand that when and where to use this phrasal verb. All right. Now agree with. आई गेस दिस इज क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड. किसी के साथ में क्या करना है, अग्री करना है, राइट. जैसे कि अब आप यहाँ पे देखिए इसका जो अर्थ है उसको समझने की कोशिश करते हैं. इसको हम कहेंगे अफेक्ट, राइट. सो यूजुअली यूज इन दी नेगेटिव टू शो दैट समथिंग हैज हैड अ नेगेटिव इफेक्ट, स्पेशली इज इट मेक्स यू फील बैड, राइट. यानी कि आपको थोड़ा सा क्या हो रहा है, बुरा लग रहा है ना. लाइक आई फील टेरिबल दैट फूड डिडंट अग्री विद माई स्टमक. अब यहाँ पे मैंने जो बात बोली है इंपॉर्टेंट वो क्या है, देखने वाली निगेटिव. यानी कि ज्यादातर हमें क्या दिखाना है, नेगेटिव रिलेशन जब हम दिखाना चाह रहे हैं तब हम अग्री विद कर रहे हैं यूज ज्यादातर, ठीक है. ऑल्दो हम जो सेकेंड लैंग्वेज यूजर्स है दे ऑलवेज यूज दिस अग्री विद in the positive sense also, but grammatically it is incorrect. We have to use this particular phrasal verb in the negative context only. So इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, like I feel terrible that food didn't agree with my stomach. मीन्स मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जो फूड मैंने खाया वो मेरे को, जो वो मेरा पेट था, अपसेट कर दिया उसने मेरे पेट को. यानी कि मेरा जो डाइजेशन था वो दैट डिडंट गो वेल एक्चुअली. समटाइम्स होता है ना, आपने बहुत सारी चीजें कुछ खा ली है बट उसका बहुत हार्मोनियस इफेक्ट नहीं होता हमारे पेट पे, अपसेट हो जाता है. सो वी कैन से दैट आई थिंक दैट फूड डिडंट अग्री विथ माय स्टमक. ऑल राइट. नाउ द नेक्स्ट इज एम एट. aim to target, we all understand it's quite simple to get to, that the aim at is to target, right. So we can say that we even can use this particular phrasal verb in this video context as well. Like we can say that the video is aimed at SSC aspirant. See how simple it is, we can use it, right. So then again aim at इंटेंट टू अचीव. इंटेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए हम जब क्या करते हैं, इंटेंशनली कोशिश करते हैं कुछ पाने के लिए, उस टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं, एम एट का यूज कर सकते हैं. बट अगेन यू नीड टू टेक केयर ऑफ वन थिंग, दैट व्हेनेवर वी आर यूजिंग फ्रेजल वर्ब इनटू द सेंटेंस वी हैव टू टेक केयर ऑफ द वर्ब फॉर्म. अगर वो पास में है तो ed लगाना है, उसकी सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में उसका ध्यान रखना है. पास्ट है, प्रेजेंट है और आईएनजी लग सकता है, क्योंकि प्रेजेंट है तो भी हमें क्या करना है, उस पे आईएनजी लगाकर उसको सेंटेंस को प्रॉपर्ली फ्रेम करना है. एज इट इज उठाकर फ्रेजल वर्ब जो है उसे सेंटेंस में फिट नहीं कर सकते. तो यहाँ पर जो है एम एट है, इंटेंट टू अचीव है, कुछ मैं पाना चाहती हूँ. सो दे आर एमिंग एट रिड्यूसिंग कॉस्ट बाय 10%, या फिर आई एम एमिंग एट अचीविंग सक्सेस इन माई कमिंग एग्जाम. तो जहां पे भी मैं कुछ चाहती हूँ, पाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वहां पे हम एम एट का यूज कर सकते हैं, राइट. देन मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब विच इज अलाउ फॉर. सो अलाउ फॉर को यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक इंक्लूड समथिंग इन अ प्लान और कैलकुलेशन. मैंने किसी चीज को अलाउ फॉर, है ना, किसी चीज के लिए मैंने किसी कैलकुलेशन के लिए, प्लान के लिए मैंने इंक्लूड किया है, किसी चीज को अलाउ किया है, देन वी कैन यूज अलाउ फॉर. सच एज यू शुड अलाउ फॉर डिलेज व्हेन प्लानिंग अ जर्नी. यानी कि आपको जब भी आप कोई जर्नी प्लान कर रहे हो तो यू ऑलवेज हैव दैट काइंड ऑफ अ विंडो जहां पे यू शुड अलाउ फॉर डिलेज, है ना, जहां पर आप क्या कर रहे हो, डिलेज यानी देरी को, क्योंकि आपको पता है आप अनफोर्सीन सिचुएशंस आ सकती हैं कहीं पे भी. स्पेसिफिकली जब आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो तो जरूरी ऐसा हो जाता है कि आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है. बस की जर्नी है, ट्रेन की जर्नी है, तो आप वहां पे बहुत आराम से इसको यूज कर सकते हैं, सच एज दैट अलाउ फॉर, है ना. सो आपको डिलेज के लिए अलाउ कर लेना चाहिए. देन अलाउ ऑफ, राइट. फॉर समझ गए हम, किसी चीज को इंक्लूड करना है. अलाउ ऑफ, so it is like make possible or giving a permission or a permit. So let's say the rules don't allow of any exceptions, है ना. so यानी कि वो परमिट नहीं करते, पॉसिबल ही नहीं है. ये जो रूल है वो बड़े स्ट्रिंजेंट है, वो दे डोंट अलाउ ऑफ एनी एक्सेप्शन, यानी कि कोई भी किसी भी कंडीशंस में उसको रूल्स को हम क्या नहीं कर सकते,
ब्रेक नहीं कर सकते. वी हैव टू अबाइड बाय द रूल. रिमेंबर दैट फर्स्ट फ्रेजल वर्ब वी जस्ट हैव स्टडीड, अबाइड बाय द, वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स. एंड इन द सेम कंटेक्स्ट व्हेन वी आर सेइंग कि हम रूल्स को तोड़ नहीं सकते, सो अंडर नो सर्कमस्टांसेस नो एक्सेप्शंस आर देयर, so the rules don't allow of any exceptions. Okay, now the next is angle for. So angle for, try to get something indirectly, है ना. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इनडायरेक्टली, मतलब सीधा सीधे तौर पे आपको, आप कुछ नहीं पाना चाह रहे हो, और है ना, हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें, बाय हिंटिंग और सजेस्टिंग, या फिर कोई सजेशन देके या कोई हिंट देके हम ये समझा सकते हैं. सो एंगल फोर, तो जैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ही हैज बीन एंगलिंग फॉर एन इनविटेशन बट आई डोंट वांट हिम टू कम. यानी कि एंगलिंग है ना, मतलब वो ऐसे कुछ इशारा सा तो मेरे को कर रहा था या कर रही थी कि मैं उसको बुला लूं, पर मैंने उसको अपने यहाँ पे पार्टी में नहीं बुलाना है. So then next is answer back. Okay, so the answer back is answer back to reply rudely to someone in authority. Okay, so answer back मतलब तो हम समझ पा रहे हैं कि वो क्या है, उसका जवाब देने से है, लेकिन हम इसको किस कंटेक्स्ट में ओनली लेंगे, एक तो रूडनेस के कंटेक्स्ट में लेंगे. चीजें कैसी है, रूड है, यानी कि बहुत कठोरता से कही गई हैं. और टू समवन इन अथॉरिटी, जिसको हमने क्या किया है, जो कोई अथॉरिटी में है, हमारे आगे ऊपर है, हेड है, उसको हमने रिप्लाई किया है रूडली. ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं किस कंटेक्स्ट में, आप फॉर्मल नॉन फॉर्मल दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हैं. सच एज हर मदर वॉज शॉक्ड व्हेन शी स्टार्टेड आंसरिंग हर बैक एंड रिफ्यूजिंग टू हेल्प. यानी कि यहाँ पे एक मदर और डॉटर की बात हो रही है. सो मदर वॉज शॉक्ड, मदर यहाँ पे कौन है, अथॉरिटी है. और हु हैज स्टार्टेड आंसरिंग हर बैक, किसने उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया. यहाँ पे आंसरिंग बैक जो हिंदी में हम कहते हैं ना उल्टा जवाब देना, वो वाली बात है यहाँ पे. तो उल्टा जवाब हम किसके कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, हम हमेशा उस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं जब हम अपने से बड़ों की बात को नहीं मानते और उसको उल्टा जवाब देना शुरू कर देते हैं. तो इस कंटेक्स्ट में हम क्या यूज करेंगे, आंसरिंग बैक करेंगे, आंसर बैक करेंगे. और अगर प्रेजेंट है तो उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, अगर पास्ट है तो आंसर्ड लगाएंगे. सो दिस इज हाउ वी हैव टू एक्चुअली चेंज आवर verbs too as per the requirement of the sentence. Then answer for be held responsible. So you are answerable for the failure, you are answerable for this maybe any kind of situation we can just imagine. You are answerable for your failure, you are answerable for your issues, you are answerable for the situation that has just been created and which is not a good one, right? So यहाँ पे important यही है कि that situation is not good, जहाँ पे हम किसी को responsible करार कर रहे हैं किसी problem के लिए. So be held responsible for a प्रॉब्लम. तो लेट्स से हम गवर्नमेंट को बहुत आसानी से कह सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जो जुड़ी हुई होती हैं, तो गवर्नमेंट इज ऑलवेज आंसरेबल फॉर अस, राइट? सो लेट्स से जस्ट टेक एन एग्जांपल दैट द गवर्नमेंट शुड बी मेड टू आंसर फॉर देयर फेलियर टू सॉर्ट आउट दी प्रॉब्लम्स. ओके, देन अगेन आंसर फॉर को हम कहाँ और यूज कर सकते हैं. सो स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ समवन और फ्रॉम नोइंग देम, या फिर आप क्या है कि मैं उसके बिहाफ पे बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, है ना, जहाँ जिसको मैं जानता हूँ. लाइक आई कैन आंसर फॉर माई पेरेंट्स, आई कैन आंसर फॉर माई पार्टनर्स बिकॉज आई नो हर पोजीशन ऑन दिस इशू. लेट्स से आप कहीं पर खड़े हो, है ना, आप बातचीत कर रहे हो, बट वो जो इंसान है जिसके बारे में बातचीत हो रही है वो वहां पर नहीं है, बट आप बहुत अच्छे से गुड बुक्स में हो, उसके बहुत अच्छे टर्म्स हैं आपके साथ में. तो आप क्या कह सकते हो, आप उसके बिहाफ पे उसकी बातों को दूसरों के सामने रख सकते हो. तो वहां पे आप यूज कर सकते हो. लाइक आई कैन आंसर फॉर माई फ्रेंड बिकॉज आई नो वेयर ही स्टैंड्स, उसका स्टैंड क्या है सिचुएशन में. सो ऐसे अकॉर्डिंगली हम इसका यूज कर सकते हैं. देन आर्ग्यू डाउन. आर्ग्यू डाउन का मतलब क्या होता है, बीट समवन इन अ डिबेट. अब यहाँ पे बीट समवन इन अ डिबेट यानी कि किसी चीज को जब कहते हैं ना, डिबेट का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट एंड देन काउंटर आर्ग्यूमेंट, उसको हम कहते हैं डिबेट, है ना.
डिस्कशन में भी ऑलमोस्ट क्या ही होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ। सो आर्ग्यू डाउन, जब मैंने क्या कर दिया, किसी को अपनी बातों से हरा दिया है, उस समय हम क्या कहते हैं, आर्ग्यू डाउन कहते हैं। सो द टीचर ट्राइड टू आर्ग्यू द गर्ल डाउन बट शी कुडंट, है ना, यानी कि शिक्षक ने चाहा था उस लड़की को डिस्कशन में, आर्ग्यूमेंट में बीट करना। हो सकता है बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं। सो बट शी कुडंट, टीचर ऐसा नहीं कर पाई। इस एग्जाम्पल की का जो मीनिंग है वो निकल कर आ रहा है। बहुत और तरीके से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो बेसिकली समझने की जरूरत है कि बीट समवन इन अ डिबेट इज कंसीडर्ड एज अ आर्ग्यू डाउन, right? Then again argue down, what else could be used and what else for it is being used. So the meaning of argue down for the next phrasal verb is persuade someone to drop the price of something they are selling. So अब यहाँ पे दो तीन शब्द हैं जिनको समझने की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या ही हो गया है, परसुएड। परसुएड करना क्या होता है, किसी को मनाना, या फिर किसी को मनाना, ऐसा वाला भी मनाना नहीं, रूठने वाला मनाना नहीं। आपने बहुत हम सब लोग करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। हम अपने जो जो कभी कहीं शॉप पे गए हैं, सेलर को अपने जो मनमाने प्राइस पर लेके आ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को परसुएट करना कहते हैं ना। यानी कि किसी को हम क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं अपने काम के लिए, या किसी को मानने पर मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्ग्यू डाउन हम तब भी यूज करते हैं मोस्टली। हम इसमें बात तो सेलिंग की ही करेंगे, क्योंकि ये परसुएशन है रिगार्डिंग द ड्रॉप ऑफ द प्राइस, प्राइस को कम करने के लिए। सो शी आर्ग्यूड हिम डाउन 10%, यानी कि उसने क्या किया, उसने सेलर को या शॉपकीपर को मना लिया 10% और कम करने के लिए। ऐसा टैलेंट बहुतों में होता है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। एक और मीनिंग है हमारे पास फ्रेजल वर्ब में आर्ग्यू डाउन का ही, और वो क्या होता है कि ट्राई टू परसुएट पीपल नॉट टू एक्सेप्ट अ प्रपोजिशन, मोशन एक्सेट्रा, राइट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। इट इज नॉट एक्सेट्रा, नहीं होता है, इट इज एटसेट्रा। व्हाट इट इज कॉल्ड एज एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सेम ही मीनिंग मिल रहा है, परसुएट करना, किसी को मना लेना किसी चीज को ना मानने के लिए, है ना। सो लाइक एग्जाम्पल क्या है, दे ट्राई टू आर्ग्यू डाउन द प्रपोजल, यानी कि उन्होंने क्या कोशिश की कि कोई जो प्रपोजल था उसको ना माना जाए, इसके लिए उन्होंने अपनी भरपूर कोशिशें की। तो आर्ग्यू डाउन का 3 मीनिंग है जो निकलता है। देन आर्ग्यू आउट, आर्ग्यू अबाउट अ प्रॉब्लम टू फाइंड अ सोल्यूशन। सो आर्ग्यू अबाउट अ प्रॉब्लम टू फाइंड अ सोल्यूशन, किसी चीज के बारे में। अब यहाँ पे देखिए आर्ग्यू सेम ही रहा है, बात का जो है बदल गया है। सो आर्ग्यू अबाउट अ प्रॉब्लम टू फाइंड अ सोल्यूशन, किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए भी समटाइम्स यूज आर्ग्यू आउट। सो इफ वी कांट आर्ग्यू आवर डिफरेंसेस आउट, वी विल हैव टू टेक देम टू द कोर्ट। यानी कि अगर हम कोई एमिकेबल सोल्यूशन पे या फिर कोई सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई भी कंफ्लिक्ट होता है, आपस में मन मुटाव हो रहा है, घर में है, बाहर है, कंपनीज के बीच में, रिश्तों के बीच में, कहीं पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए बाय दी हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। देन आ जाते हैं अगले फ्रेजल वर्ब पे, जो शुरुआत कहाँ से हो रही है उसकी, आस्क से, है ना। आप आस्क के साथ में बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं, आस्क अबाउट, आस्क आफ्टर, आस्क अराउंड, आस्क फॉर, आस्क इन, आस्क आउट, आस्क ओवर, बहुत सारी हैं। शुरुआत कर लेते हैं आस्क अबाउट से, ठीक है। तो आस्क अबाउट क्या है, आस्क अबाउट मतलब टू आस्क हाउ समवन इज डूइंग। स्पेशली कब यूज करते हैं, जब हम प्रोफेशनल हैं और हम हेल्थ के बारे में उनसे पूछना चाहते हैं, यानी कि फॉर्मल प्लेस पे यूज करेंगे, इनफॉर्मल प्लेस पे इसका यूज हम नहीं करेंगे। सो कंसिडरिंग द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब क्या बना सकते हैं, ही आस्क्ड अबाउट माय फादर, ही कोई कलीग के बारे में कह सकते हैं, मैं मेरे साथ में काम करता है, क्योंकि हम प्रोफेशनल बातें करने की बात कर रहे हैं, फॉर्मल हमारा बैकग्राउंड की बात हम कर रहे हैं। तो ही आस्क्ड अबाउट माय फादर। देन आस्क आफ्टर, आस्क आफ्टर की भी बात कर सकते हैं। सो इसमें क्या आएगा, आस्क आफ्टर में आस्क अबाउट तो हम समझ गए, उसके बारे में कुछ पूछना है। देन आस्क आफ्टर, इंक्वायर अबाउट समवन्स हेल्थ, हाउ लाइफ इज गोइंग, राइट। सो आप क्या कर रहे हो, किसी चीज के लिए इंक्वायरी कर रहे हो टू समवन्स, किसके बारे में, हेल्थ के बारे में। तो पहले भी हेल्थ के बारे में था, पर वो भी प्रोफेशनल था,
और या फिर हम पूछना चाहते हैं भाई उसकी जिंदगी कैसे चल रही है। सो लेट्स से जस्ट टेक एन एग्जांपल ओवर हियर, जेनी रैंग अर्लियर एंड आस्क्ड आफ्टर यू, सो आई टोल्ड हर यू वर फाइन। यानी कि जेनी ने मुझे फोन किया, उसने मुझे पूछा आपके बारे में, आस्क्ड आफ्टर यू, आपके बारे में क्या किया, इंक्वायरी की। सी इंक्वायरी आपसे डायरेक्टली नहीं की जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कोई किसी के बारे में आपसे पूछ रहा है, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इंक्वायरी कंसीडर करते हैं। सो हम इसको थर्ड पर्सन के साथ में यूज कर सकते हैं। देन आस्क अराउंड, सो आस्क अराउंड यहाँ पे अराउंड आसपास से है, सो आस्क अ नंबर ऑफ पीपल फॉर इंफॉर्मेशन टू हेल्प और फॉर द हेल्प। सो हम अपने आस्क अराउंड, लेट्स से आप कोई परेशानी में हो या बस स्टैंड पे हो, आपको पता नहीं चल रहा कौन सी बस कहाँ जा रही है, तो आप कह सकते हो सी आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, आई थिंक आई नीड टू आस्क अराउंड। आस्क अराउंड कहा, इसका मतलब ये है कि आपको आसपास के जो बंदे हैं खड़े हुए, जो पीपल हैं, तो यू नीड टू आस्क देम, यू नीड टू सीक द हेल्प फ्रॉम देम। तो इसका मतलब हो गया आस्क अराउंड का एक मतलब ये हो गया। दूसरा इसका मतलब है टू आस्क अराउंड टू इनवाइट समवन। देखिए ये बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है एक दूसरे से। तो आस्क अराउंड, एक तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आसपास के लोगों से, एक आस्क अराउंड है किसी को घर पे बुलाना। या फिर कहीं घर पे नहीं, कहीं पे भी इनवाइट करना, हम यूज कर सकते हैं उसको। सो वी आस्क्ड देम अराउंड फॉर डिनर, है ना, यानी हमने उनको घर पे डिनर के लिए बुलाया। बट हम इसको कहीं घर के अलावा भी यूज कर सकते हैं। तो इनफॉर्मली भी बहुत आराम से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। देन अगला है हमारा ए अल्फाबेट की सीरीज में आस्क फॉर। तो आस्क फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए निगेटिवली प्रोवोक करना। अब प्रोवोक करना मतलब क्या होता है, उकसाना। यहाँ पे इसका जो मीनिंग का अर्थ है, लिटरल अर्थ है, वो क्या होता है, प्रोवोक करना, यानी किसी को उकसाना। अब आप में जब हम प्रोवोक समझ सकते हैं, उकसाना, उकसाना हमेशा किस कंडीशन में होता है, नेगेटिव रिएक्शन है, क्योंकि पॉजिटिवली कोई किसी को उकसा नहीं सकता, और जब भी उकसाते हैं तभी क्या होता है, नेगेटिव रिएक्शन उसके ऑटोमेटिकली निकल कर आते हैं। सो आस्क फॉर में क्या हो जाएगा, टू प्रोवोक अ नेगेटिव रिएक्शन। सो यू आर आस्किंग फॉर अ ट्रबल, आप क्या कर रहे हो, आप यू आर आस्किंग फॉर अ ट्रबल, आप क्या है किसी परेशानी के बारे में ही क्या पूछ रहे हो, आप मुझे प्रोवोक कर रहे हो कि मैं क्या करूं, कोई और परेशानी खड़ी करूं, ठीक है। फिर आस्क फॉर, एक जो सिंपल सा इसका मीनिंग है, जो ज्यादातर लोग हम लोग समझते भी हैं, वो क्या है कि टू रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट टू हैव और टू बी गिवन समथिंग। लाइक मैं पूछ सकती हूँ कहीं पे भी जाके, आई आस्क फॉर द मेन्यू, आई आस्क फॉर द एडवाइसेस, और आई आस्क फॉर दिस एंड दैट। सो जहाँ पे भी आपको कुछ रिक्वेस्ट करके कुछ पूछना है पोलाइट और हम्बल वे में, यू कैन यूज आस्क फॉर। देन आस्क इन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आस्क इन, टू इनवाइट समबडी इनटू योर हाउस, राइट। सो आप जैसे हमने आस्क अराउंड यूज किया था, ऐसे ही हम आस्क इन भी यूज कर सकते हैं। आप उसको परमिशन के लिए ज्यादातर यूज करते हैं कि आस्क हिम इन, राइट, मतलब उसको अंदर आने के लिए बोलो, कोई बात नहीं अंदर आने दो। देन आस्क आउट, देन आस्क आउट भी सेम ही है, किसी को स्पेसिफिकली इनवाइट कर रहे हैं हम बाहर मिलने के लिए, ठीक है। ये क्वाइट इनफॉर्मल सा सॉरी फॉर्मल वे है फॉर आउटिंग, सॉरी फॉर इनवाइटिंग फॉर दी आउटिंग। देन इसका एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं कोई भी बहुत आराम से, कि ही वांटेड टू आस्क हर आउट बट वाज टू शाय, वो चाहता था किसी को बाहर बुलाना, पर वो था बहुत ज्यादा शर्मीला था तो नहीं कह पाया। ऐसे कुछ भी यूज कर सकते हैं। आस्क आउट मतलब टू इनवाइट समवन, ठीक है। देन आस्क ओवर, उसका भी मतलब क्या है, इनवाइट ही है, सेम है ना। तो इसमें आस्क ओवर में भी हम यूज कर सकते हैं, दे हैव आस्क्ड अस ओवर फॉर ड्रिंक्स ऑन फ्राइडे, उन्होंने हमें क्या किया है, चाय पर कब बुलाया है, फ्राइडे को बुलाया है, ठीक है। देन आस्क राउंड, इसका मतलब क्या होता है, इनवाइट समवन। अब देखिए अराउंड नहीं है, इस राउंड है ना, आस्क राउंड, यहाँ पे भी क्या आएगा, इनवाइट समवन। सो वी आस्क जॉन राउंड फॉर डिनर, बड़ा सिंपल सा ही है। आस्क अराउंड भी कह सकते हैं, आस्क इन भी कह सकते हैं, आस्क अराउंड भी कह सकते हैं। आस्क इन ज्यादातर मतलब नॉन फॉर्मली हम यूज कर सकते हैं परमिशन वगैरह के लिए, या फिर किसी ने पूछी है परमिशन तो उसको हम बोल सकते हैं ओके कम आस्क हिम इन, आप अपने नौकर से कह सकते हो या किसी और से कह सकते हो, तो समबडी इज देयर आउटसाइड देयर हाउस, आस्क हिम इन,
उसको बोलो आने के लिए। तो फॉर्मल इनविटेशन हाउएवर हम लोग नहीं दे रहे हैं, बट फिर भी ये इनविटेशन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, घर में आने के लिए स्पेसिफिकली। देन ऑक्शन ऑफ, ऑक्शन ऑफ का अर्थ होता है, ऑक्शन मतलब क्या करना होता है, ऑक्शन जहां पर क्या लग रही होती है, सेल करते हैं, बोलियां लगती हैं जहाँ पे, जैसे आईपीएल का ऑक्शन होता है, तो वो ऑक्शन ऑफ से उसका ही रिलेशन है। जैसे कि सेल समथिंग इन एन ऑक्शन, किसी भी चीज को ऑक्शन में बेचना, है ना। जैसे दे ऑक्शनड ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज दे वर हेवीली इन डेब्ट, यानी कि वो बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे हुए थे, दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसको उन्होंने बेच दिया, उसकी बोली लगा दी। एंड दिस इज हाउ we have covered the phrasal verbs from which belongs to the A alphabet. तो इस तरीके से हम लोगों ने ए अल्फाबेट की जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स थी उनके मीनिंग और सेंटेंस में उसको कैसे यूज करते हैं उसके साथ में कनेक्ट किया और समझा। आगे हम जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम बी से शुरुआत करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। और अगर आपको पसंद आया है तो यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट सीरीज एज वेल एज यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।